जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम वीडियो सीरीज की बात कर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो का प्रैक्टिस सेट 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, सौर सैनी से विकसित नहीं है। गुजराती, पहाड़ी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा। हिंदी का विकास क्रम जो हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है, जबकि हिंदी की आदि जननी हालांकि संस्कृत मानी जाती है। तो जो अपभ्रंश है वो मुख्यतः 5 भागों में बटी, जिनमें से 3 भाग सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी की बोलियां विकसित हुई। सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की 3 उपभाषाएं डेवलप हुई, पहाड़ी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा और राजस्थानी हिंदी उपभाषा। ये 3 हिंदी की उपभाषाएं विकसित हुई। इसके साथ साथ हमारी गुजराती भी सौरसैनी अपभ्रंश से ही विकसित मानी जाती है। इसका अर्थ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो सौरसैनी अपभ्रंश से गुजराती, पहाड़ी और पश्चिमी ये तीनों डेवलप हुई हैं, तीनों विकसित हुई हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा पूर्वी हिंदी उपभाषा। पूर्वी हिंदी उपभाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से हिंदी का विकास क्रम सही है। अब देखो बच्चे, चाहे तो एग्जामिनर पूछ ले हिंदी का विकास क्रम, या हो सकता है वो आपसे पूछ ले हिंदी भाषा की या भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम, या भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई हैं। लगभग एक ही बात है, बस शब्दों का हेरफेर है। तो अगर एग्जामिनर आपसे हिंदी का विकास क्रम पूछ रहा है तो हम देख लेते हैं कौन सा क्रम हमारा सही है। पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी अपभ्रंश बिल्कुल नहीं भाई। सबसे पहले आई थी हमारी संस्कृत। संस्कृत में भी हमारी सबसे पहले आई थी वैदिक संस्कृत। अगर एग्जामिनर वैदिक और लौकिक देता है तो सबसे पहले वैदिक, फिर लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो देख लेते संस्कृत प्राकृत नहीं भाई, यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण होता है। अब यहाँ जो वर्ग की बात हो रही है वो स्पर्श व्यंजनों की बात हो रही है, क्योंकि स्पर्श व्यंजनों को ही 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्राणत्व के आधार पर महाप्राण होता है, और अल्प पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। और अगर घोषत्व के आधार पर बात की जाए तो पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, और तीसरा चौथा वर्ण पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रकंपित या लुंठित वर्ण है। यानी कि आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हालांकि 4 ऑप्शंस आपके अंत्यस्थ व्यंजन से हैं, य, र, ल, व। अब हमें बताना है कि इनमें से प्रकंपित या लुंठित वर्ण की संज्ञा किसको दी जाती है। तो बच्चे देखो, या और वा कौन कौन से, या और वा को तो दिया जाता है अर्ध स्वर की संज्ञा। ल होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। तो अब हमारा कौन सा बचा? हमारा बचा रा। तो जो रा है, रा होता है हमारा प्रकंपित या लुंठित वर्ण। हम इसको बोल कर देख सकते हैं, उच्चरित करके देख सकते हैं। जब भी हम र बोलेंगे तो हम पाएंगे कि र बोलते समय जो हमारी जीवा है वो मूर्धा वाले भाग को स्पर्श हो गई है और वहीं पर है, वापस नीचे नहीं आई है। तो जो प्राणवायु वो कैसे प्रेषित हो रही है? प्राणवायु जीवा के दोनों तरफ से, जो स्थान बचा है उसमें से प्रेषित हो रही है। तो जीभ लिपटी हुई है, इसलिए वो क्या है? वो लुंठित है। और जीभ में प्राणवायु प्रेशर से बाहर निकल रही है, प्रकंपन हो रहा है जीभ में,
इसीलिए उसे क्या कहते हैं, प्रकंपित वर्ण कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि श जो श्री वाला श्र होता है वह किससे बना है, का और सा से? नहीं भाई, आधे का और तत्सम साथे तो हमारा क्षत्रिय वाला छ बना है। श और र ये हमारा तद्भव सा है, तो तद्भव सा का प्रयोग नहीं हुआ है श के बनने में। श और र बिल्कुल हम आगत सा, इसको कहते हैं हम तद्भव सा, ये होता है हमारा आगत सा, और ये है हमारा तत्सम सा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श और र से मिलकर के बना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि हिंदी या भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो बच्चे हिंदी की या भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछी है, तो जो वर्ण है या जिसको हम ध्वनि या अक्षर कहते हैं, ये भाषा की लघुत्तम इकाई तो है लेकिन सार्थक नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बोला अ या क, तो इसका कोई अर्थ नहीं रहा। लेकिन अगर मैं वर्णों को मिलाकर शब्द बना लूं, मान लीजिए मैंने कहा कम, तो दो ही ध्वनियां मैंने मिलाई, का और माँ, लेकिन उसका अपना एक अर्थ हो गया। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है, सबसे छोटी व्याकरणिक दृष्टि से इकाई पद होती है, और पूर्ण इकाई वाक्य मानी जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा है हमारा संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद के लिए शब्द है सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद में बच्चे दो जगह व्यंजन संधि हुई है, तो शुद्ध होगा हमारा सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। कैसे? तो देखो, जब ता की संधि यानी मूल ता की संधि किससे होती है? च से होती है, तो ता च में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम कहते हैं उच्चारण, उत्धन सच्चरित, सत्य प्लस चरित। और यदि ता की संधि किसी स्वर से होती है, तो वर्ग का पहला व्यंजन वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? त थ द। तो जो ये वाला ता था बच्चे, ये बदला चा में, और ये वाला ता बदला हमारा दा में। तो हमारा शब्द क्या बना? हमारा शब्द बना सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में दो जगह संधि हुई है और दोनों ही जगह हमारी व्यंजन संधि है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा? बहिष्धनकार, बहिधन सकार, बहिधनकार या बहिधनकार? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 डी। क्योंकि जब विसर्ग से पहले ए और ओ और विसर्ग के बाद में क, प, फ, ट, ठ वर्ण आते हैं, तो जो हमारा विसर्ग है वो आधे तत्सम सा में परिवर्तित हो जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि उद्धार में संधि है? स्वर संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तो बच्चे देखो, उद्धार में जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? उद्धार का संधि विच्छेद होगा उत धन हार। अब जब ता की संधि हा से होती है, और ता कैसा है? मूल व्यंजन वर्ण है। तो बच्चे ता तो बदलता है आधे दा में। ता किस में बदल जाएगा? आधे दा में। और हा बदलेगा धा में। अब हा पर बड़े आ का डंडा है, तो बड़ा आ हो जाएगा। तो उत प्लस हार, ता बदला दा में, हा बदला धा में, तो शब्द क्या बना? शब्द बना हमारा उद्धार। और व्यंजन की संधि व्यंजन से हो रही है, तो कौन सी संधि होगी? हमारी संधि होगी व्यंजन संधि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि षष्ठ पद में समास होगा? तो षष्ठ का मतलब है छह और पद का मतलब है पैर। तो छह पैर हैं जिसके,
तो देखो कर्मधारय में विशेषण विशेष का संबंध होता है। अगर हम संख्यावाची विशेषण विशेष पे चले जाएंगे तब हम कह भी सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अब 6 पैर हैं जिसके, तो का की के का संबंध आ रहा है तो हमारा तत्पुरुष समास भी हो जाना चाहिए। पहला पद संख्यावाची है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा द्विक समास भी होना चाहिए। लेकिन ना तो 6 का महत्व है ना पैर का महत्व है, महत्व तो भौरे का हो गया, तो हमारा समास क्या हो जाएगा, हमारा समास होगा बहुब्रीहि समास। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब सामासिक पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए तब समास होता है। तो बच्चे अव्ययी भाव समास में तो पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। तत्पुरुष समास के सामासिक पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि घास फूस में समास है इतरेत्तर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, या फिर सभी। तो देखो भाई, घास फूस में द्वंद्व समास तो है, ये तो सच है, लेकिन इनमें से, खास इनमें से अर्थात इतरेत्तर, वैकल्पिक और समाहार में से हमारा जो घास फूस है उसमें होगा समाहार द्वंद्व समास। कारण क्या है, तो देखो इतरेत्तर का मतलब होता है इतर धन इतर, यानी ये या ये, यानी ये और ये जैसी कंडीशन आ जाए, और वाली जैसे माता पिता तो माता और पिता, तब हमारा कौन सा समास होगा, तब हमारा समास होगा इतरेत्तर द्वंद्व समास। वैकल्पिक यानी विकल्प हो, ये या ये, दिन या रात, फिर हो जाएगा हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास। लेकिन लेकिन क्या हो कि दो पद हो, लेकिन उन दो पदों के साथ साथ हमें उनसे लगभग लगभग मिलती जुलती चीजों का बोध हो जाए, तब हो जाता है हमारा समाहार द्वंद्व समास। जैसे अगर कहा जाए उसने मैदान में से घास फूस साफ कर दी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो गया कि सिर्फ घास और फूस को ही समाप्त किया, बल्कि अगर वहां कुछ रैपर्स पड़े होंगे, कुछ बेकार चीजें होंगी, वो भी उसने वहां से साफ कर दी होंगी। यानी कि लगभग सामान्य सी चीजें, समान चीजें आ जाए तो होता है हमारा समाहार द्वंद्व समास। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 क्या कहता है कि विभक्ति चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो बच्चे विभक्ति चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। भले ही विभक्ति चिन्ह हमारे 8 होते हैं, लेकिन समास में हम कर्म कर्ता और संबोधन दो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहे होते, तो हमारा जो विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कहता है कि जब वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त हो तब वाच्य होता है। तो बच्चे जब कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया आ रही है तब होगा हमारा कृतवाच्य। अगर कर्म के अनुसार आएगी तो होगा हमारा कर्मवाच्य, और अगर भाव के अनुसार आएगी तब होगा हमारा भाववाच्य। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से विकारी शब्द का भेद नहीं है। तो विकारी शब्द का भेद क्या नहीं है, तो देखो विकारी जो शब्द होते हैं वे होते हैं विकृत शब्द, यानी जो परिवर्तित हो जाए किसी भी आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, वाच्य के आधार पर, पुरुष के आधार पर, किसी भी आधार पर जो बदल जाएं उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिया विशेषण होते हैं वो कभी भी परिवर्तित नहीं होते। क्रिया परिवर्तित हो जाती है, जैसे मैंने कहा जाना या मैंने कहा चलना, तो जो चलना क्रिया है, जब वो क्रिया मैं किसी स्त्रीलिंग में प्रयोग करूंगी तो हो जाएगी चलती,
और पुल्लिंग में प्रयोग करूंगी तो हो जाएगा चलता, और बहुवचन में प्रयोग करूंगी तो हो जाएगी चलते। विशेषण जैसे अच्छा, अच्छी लिंग के आधार पर बदल गई। संज्ञा जैसे मान लीजिए मैंने कहा आदमी तो स्त्रीलिंग में हो गया औरत, लेकिन मैंने क्रिया ली चलना और चलने की विशेषता बता दी कि वह तेज चलता है। तो जो तेज शब्द है वो क्या है, वो हमारा क्रिया विशेषण है। तो उस तेज को चाहे मैं स्त्रीलिंग में प्रयोग कर लूं, चाहे पुल्लिंग में प्रयोग कर लूं, और चाहे मैं प्रयोग कर लूं बहुवचन में या एक वचन में, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि वह बाजार ही जाएगा, वाक्य में निपात है। वह बाजार ही या जाएगा। तो बच्चे जो वह है वो तो करता है, बाजार हमारा कर्म है, जाएगा हमारी क्रिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ही, क्योंकि वे शब्द या शब्द समूह जो वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करते हैं वही हमारे निपात कहलाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अहल्या, अहल्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है, निरोग भी सही लिखा है, प्रतीक्षा भी सही है। फिर हमारा आंसर हो जाएगा रवि, क्योंकि रवि शुद्ध कैसे लिखते हैं, हम बोलते बड़े इकारांत में है लेकिन लिखते शुद्ध इस तरीके से है, छोटी रवि। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि वह पुस्तक पढ़ता है, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो वह पुस्तक पढ़ता है तो हमारा कृतवाच्य हो गया, क्योंकि वह की बात हो रही है। तो वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भी बात वह की है, ये भी हमारा कर्म कृतवाच्य है। उससे पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, ये हमारा बाहुवाच्य हो गया, और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यही होगा हमारा आंसर, यानी कि कर्म वाच्य। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि निम्न में से तदितांत शब्द नहीं है। तो बच्चे तदितांत शब्द क्या होते हैं, पहले हम उसे पता कर लेते हैं। तो देखो वे शब्द जो तदित प्रत्यय के मेल से बनते हैं। तो तदित प्रत्यय क्या होता है, तदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगाए जाते हैं। और अगर इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे शब्दांश जो कहाँ लगाए जाते हैं, शब्द में लगाए जाते हैं, वो होते हैं हमारे तदित प्रत्यय। तो सपेरा, सांप, सांप हमारा शब्द है, यानी कि सांप संज्ञा है। लुटेरा, लूट, लूट हमारी क्रिया होती है, जैसे हम कहते हैं लूटना। तो लुटेरा जो होगा वो हमारा कृदंत शब्द होगा, क्योंकि वो कृत प्रत्यय के मेल से बना है। लूट क्रिया है, और क्रिया कहाँ होती है, धातु से बनती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लुटेरा। अच्छाई विशेषण है, अच्छा, अच्छा में ई प्रत्यय जुड़ा, और शिक्षा हमारी संज्ञा है। तो जब कोई भी प्रत्यय शब्द में जुड़ता है या किस में जुड़ता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ता है, तब वो होता है तदित प्रत्यय। और तदित प्रत्यय के मेल से ही बनते हैं तदितांत शब्द। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि तदित प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर तो हम अभी दे चुके, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में। तो तदित प्रत्यय सभी में लगाए जाते हैं, जबकि कृत प्रत्यय सिर्फ और सिर्फ धातु में लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि ओम, ओम में प्लित स्वर है। ओ, अगला हमारा प्लित का चिन्ह बनाया गया है, माँ या कोई नहीं। तो बच्चे देखो अगर इस प्रश्न में पूछा जाता है कि ओम में प्लित चिन्ह है, तो चिन्ह तो हो जाता हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि प्लित के दो ही चिन्ह लगाए जाते हैं, एक जो इसमें बना हुआ है और दूसरा होता है हमारा इस तरीके से। लेकिन पूछा है प्लित स्वर, तो हिंदी वर्णमाला में प्लित स्वर अलग से कोई स्वर होते ही नहीं है। फिर प्लित स्वर क्या है कि वे स्वर वर्ण जिनके पीछे प्लित का निशान लगता है।
तो किसके पीछे प्लस का निशान लगा है? ओ के पीछे लगा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओ। ओ होगा हमारा प्लित स्वर। और प्लित स्वर होते क्या है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने सिंपली लिखा होता, क्या लिखा होता? ओम, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगी? ओम। और जबकि ये क्या है? ओम, यानी दो से अधिक मात्राओं का समय लगा, तो क्या हो गया? हमारा प्लित स्वर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22, 22 और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि योजक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग नहीं हुआ है। वे दोनों भाई बहन हैं, तो भाई भाई बहन के बीच तो सही लगा हुआ है। माता पिता घर गए, इसमें भी सही है। हम बाजार जाएंगे, तो इसमें प्रयोग ही नहीं हुआ, तो हम इस कंडीशन में आंसर दे देंगे हम बाजार जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रयोग ही नहीं है योजक चिन्ह का। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कृदंत शब्द बनते हैं शब्दांश के योग से? नहीं भाई। उपसर्ग के योग से? बिल्कुल नहीं। प्रत्यय के योग से? बिल्कुल भाई। लेकिन अगला ऑप्शन क्या है? अगला है कृत प्रत्यय के योग से। तो सही आंसर होगा कृत प्रत्यय के योग से। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्रिया का मूल अंश होता है या मूल रूप होता है? तो क्रिया का मूल अंश या क्रिया का मूल रूप या क्रिया किससे मिलकर बनती है? तो धातु प्लस प्रत्यय से मिलकर बनती है क्रिया। तो मूल अंश जो होता है वो होता है धातु, और जब धातु में हम जोड़ देते हैं प्रत्यय तब बनती है हमारी क्रिया। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, 25 और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि वह खाना, खाली जगह भूतकाल में वाक्य होगा। खाता है, भाई खाता है तो प्रेजेंट है, वर्तमान है। खाएगा तो फ्यूचर हो जाएगा, यानी कि भविष्य वाक्य, भविष्य काल का वाक्य हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ तो एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है कि भूतकाल का वाक्य, तो वह खाना खाता था, यही बात होगी हमारी भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि जो सदा दूसरों में दोष देखता है उसे क्या कहते हैं? परदोषी? बिल्कुल नहीं भाई। छिद्रान्वेषी? बिल्कुल। जो छिद्रान्वेषी होते हैं वो हर छोटी छोटी चीज में और हर दूसरे व्यक्ति में दोष देख रहे होते हैं, गलतियां निकाल रहे होते हैं। चिरकुट होता है वो कपड़ा जो बहुत ज्यादा फट गया हो उसे कहते हैं चिरकुट। और चंपू होता है, चंपू गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य होता है उसे कहते हैं हम चंपू। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 27, 27, 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है उपकार के बदले में किया गया उपकार परोपकार? नहीं, परोपकार तो दूसरों पर उपकार करना होता है। पुनः उपकार, पुनः उपकार तो एक बार बार उपकार करना है, लेकिन परोपकार, उपकार के उत्तर में किया गया उपकार पूछा है, ना कि बार बार उपकार या दोबारा किया गया उपकार पूछा है। तो हमारा आंसर होगा प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, और इसमें संधि हो जाएगी हमारी यड़। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 28 और क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि शुद्ध वाक्य को चुनिए। मैंने कोई उत्तर नहीं दी? अरे भाई उत्तर तो पुल्लिंग है तो कोई उत्तर नहीं दिया। पुस्तकें पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी तो चाहिए, लेकिन चंद्र बिंदु नहीं लगनी चाहिए थी इसमें। पेड़ काटे गए, बिल्कुल पेड़ काटे गए। अगला वाक्य देख लेते हैं। राम ने 4 जलेबी खाई, तो भाई 4 बोते हो गया हमारा बहुवचन, तो 4 जलेबियां खाई। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा 29, 29 और 29 प्रश्न कहता है याद रखना के लिए उपयुक्त मुहावरा। गड़े मर्दे उखाड़ना? नहीं भाई, गड़े मुर्दे उखाड़ना तो होता है बीती बिसरी बातों को याद करना, यानी पिछली बातों को बार बार याद करना। खटाई में पढ़ना तो होता है परेशानी में पढ़ना। चांदी के जूते मारने का मतलब होता है धन देकर किसी को कंट्रोल कर लेना, बस में कर लेना। गांठ बांधना, बिल्कुल कहते हैं ना इस बात को गांठ बांध लो, यानी कि इस बात को याद कर लो।
चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ है मस्ती में आकर आनंद करना। नहीं भाई, मस्ती में आकर आनंद करने का मतलब तो होता है ठंड पेलना। खुलेआम कहना, बिल्कुल, खुलेआम कहने का मतलब है डंके की चोट पर कहना। दिखावटी काम करना तो होता है टिप टाप करना, और अपमान सह जाना तो है भाई जहर का घूंट पी जाना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, 31 और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुश्रा, भाई शुश्रा तो गलत है क्योंकि शुश्रा में लिखा जाता है हमारा जो सा आता है पहला वाला वो होता है आगत सा, शुश्रा। तो ये तो गलत है, शुद्ध माना है। द्वार का होता है, यानी शब्द क्या होता है, द्वार का। शाप भी हमारा शाप होता है, शाप नहीं होता। इसमें भी क्या आता है, आगत सा होता है। श्रृंगार हमारा शुद्ध लिखा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 4, श्रृंगार बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विरहणी, विरहणी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। कालिदास, कालिदास गलत है क्योंकि कालिदास लिखा जाता है हमारा ला पर लगती है छोटी ई की मात्रा, कालिदास। अगर संधि की बात करें तो कालिन प्लस दास होता है, यानी ला के बाद में आधा न और जुड़ जाता है और धन क्या हो जाता है, धन हो जाता है दास। तो हमारा शब्द अशुद्ध क्या है, कालिदास। साम्राज्य भी सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 4 की तो जरूरत ही नहीं है कि कोई नहीं। निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है बीथी। भाई बीथी तो होता है हमारा, अगर बीथी के लिए हम अनेकार्थी शब्द प्रयोग करना चाहें तो हम एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं अज। तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, क्या, अज। अंक का अर्थ गोद भी होता है, अंक का अर्थ भाग्य भी होता है, और अंक का अर्थ अध्याय भी होता है, अंक का अर्थ गणना भी होता है, और अंक का अर्थ हृदय भी होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, 34, और क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि शुक्ल और शुल्क शब्द युग्म का उचित अर्थ है। तो भाई शुक्ल तो होता है हमारा सफेद, कहाँ पर है सफेद देख लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी, फीस तो शुल्क है और शुल्क होता है फीस। पक्ष, पक्ष भाई हम कहते जरूर है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, लेकिन वहां पर शुक्ल का अर्थ भी सफेद होता है, जिसे हम कहते हैं उजेर ऑफाक, यानी जहां सफेद चांदनी स्वच्छ सफेद रात, धवल रात चांदनी फैली होती है, तो शुक्ल का अर्थ होता है सफेद। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, 35, और क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि तुलसीदास की रचना नहीं है। तो तुलसीदास की रचना जो नहीं है वो कौन सी नहीं है, हनुमान बाहुक। तो भाई तुलसीदास की रचना हनुमान बाहुक तो है, क्योंकि हनुमान बाहुक रचना ये माना जाता है कि जब तुलसीदास के बाहों में, भुजाओं में पीड़ा हुई, असहनीय पीड़ा हुई, तो उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, हनुमान जी, राम के भक्त हनुमान से प्रार्थना करते हुए एक रचना लिखी, उसी का नाम था हनुमान बाहक। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी तुलसीदास की रचना है। जानकी मंगल भी है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सूर सारावली, क्योंकि सूर सारावली किसकी रचना है, सूर सारावली तो भाई सूरदास की रचना है। और यदि सूरदास की रचनाओं की बात की जाए तो सूरदास की रचनाओं में 3 ही उनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 36, 36, और 36 प्रश्न क्या है कि तार सप्तक के संपादक हैं। अज्ञे, बिल्कुल तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं, लेकिन संपादक नहीं हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि न सिर्फ तार सप्तक के, बल्कि जो 4 सप्तक आए,
यानी तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, इन चारों ही सप्तकों के संपादक हमारे कौन है? अज्ञे जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से अज्ञे का उपन्यास नहीं है। शेखर एक जीवनी बहुत फेमस उपन्यास है अज्ञे का, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। सुनीता, बिल्कुल सुनीता नहीं है। सुनीता जो उपन्यास है वो हमारा जैनेन्द्र जी का है। जैनेन्द्र जी भी हमारे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तीन महत्वपूर्ण मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, अज्ञे, मनोविश्लेषणवादी और इलाचंद जोशी। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये तीनों ही उपन्यास से अज्ञे जी के हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन की रचना नहीं है मैला आंचल। तो हमारा प्रश्न तो पहले ही मिल गया। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का पहला उपन्यास है और ये आंचलिक उपन्यास है। नई पौध, बलचनामा और रतिनाथ की चाची, ये तीनों ही उपन्यास नागार्जुन जी के हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि निम्न में से भिन्न है, यानी ये चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से अलग कौन है? कलम का मजदूर, 60 वर्ष एक रेखांकन, गुड़िया भीतर गुड़िया, एक कहानी ये है भी। तो बच्चे इसमें जो अंतर पूछा गया है ना, तो जो कलम का मजदूर है वो मदन गोपाल की जीवनी है, उन्होंने लिखी थी मुंशी प्रेमचंद के ऊपर। जबकि 60 वर्ष एक रेखांकन पंत जी की आत्मकथा है। गुड़िया भीतर गुड़िया भी आत्मकथा है मैत्री पुष्पा की, और एक कहानी यह भी आत्मकथा है मन्नू भंडारी की। यानी ये तीनों कौन कौन, ये दोनों 60 वर्ष एक एकांकन, एक कहानी ये भी, और गुड़िया भीतर गुड़िया, ये तीनों क्या है? ये तीनों आत्मकथा है। और कलम का मजदूर जीवनी है। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है, राइटर के द्वारा लिखी जाती है, जबकि जीवनी राइटर यानी रचनाकार की मृत्यु के उपरांत किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास? बिल्कुल नहीं भाई, हालांकि सूरदास ने कृष्ण काव्य लिखा है। रत्नाकर? बिल्कुल, क्योंकि अगर इसी बंद को हम पूरा पढ़ते हैं तो हमें रत्नाकर जी का नाम भी मिल जाता है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जवे लगी, कह रत्नाकर गवार की झोर झोर। यानी रत्नाकर का नाम लिया जाता है, रत्नाकर का पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि सजल का विलोम होगा निर्जल। बिल्कुल, सजल का मतलब है जो जल सहित है, और निर्जल का मतलब है जो जल रहित है। बिजल और अजल तो बिल्कुल नहीं होगा, सभी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि समानार्थी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी पर्यायवाची कौन सा सही नहीं है। हिमालय, नगपति। बिल्कुल, देखो पर्वत का पर्यायवाची होता है नग, और जो हिमालय है वो पर्वतों का राजा माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। खग और बेहग दोनों ही पक्षी के पर्यायवाची हैं। काक और कोयल, भाई काक होता है कोया, और कोयल होती है भाई हमारी मीठी सी बोली, यही हमारे गलत हैं। और तालाब और सर, ये तो हमारे बिल्कुल सही पर्यायवाची हैं। तालाब का पर्यायवाची सर होता है। यहीं पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जब हम सर को इस प्रकार से लिखते हैं तो तालाब है, और यदि हम सर को इस तरीके से लिख दें तो फिर ये हमारा तीर हो जाता है, यानी जैसे हम बाण कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि तत्सम तद्भव शुद्ध नहीं है। तत्सम तद्भव शुद्ध नहीं है, देख लेते हैं। घोटक और घोड़ा बिल्कुल सही है। रात्रि और दिवस, तो भाई ये तो विलोम हो गए, यही शुद्ध नहीं है। बाकी और देखते हैं। स्थान और ठाव, ये बिल्कुल सही है। धर्म और धर्म भी हमारा शुद्ध है, तो शुद्ध क्या नहीं है? रात्रि और दिवस, ये हमारे विलोम है। पद नाम, पद नाम को हिंदी में क्या कहते हैं? डेजिग्नेशन। बिल्कुल, हमारा आंसर तो पहला ही मिल गया, डेजिग्नेशन। तो चलिए दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है?
अगला है हमारा डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन होता है हमारा परिमेशन, और दीद दीद होता है हमारा विलेख, और अगला ऑप्शन है हमारा डिवेंचर। तो डिवेंचर होता है ऋण पत्र। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा अ, पदनाम। पदनाम होता है हमारा डेजिग्नेशन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का हिंदी रूपांतरण है अवधि। अवधि तो भाई होता है ड्यूरेशन। लाभांश, तो लाभांश तो हमारा होता है डिवेंड। सम्मेलन, बिल्कुल सम्मेलन ही होता है हमारा क्या? कॉन्फ्रेंस। जबकि प्रेषक, प्रेषक तो होता है हमारा कंसाइनर। प्रेषक किसे कहा जाता है? प्रेषक कहा जाता है कंसाइनर को। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर पत्र लिखता है तब उसे क्या कहते हैं? तो भाई जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है तो क्या उसको कार्यालय पत्र, ऑफिशियल ऑर्डर कहते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। ऑफिशियल ऑर्डर तो जब आप ग्राम विकास अधिकारी बन जाएंगे तो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, या मान लीजिए आपका प्रमोशन होता है तो आपको प्रमोशन लेटर, या जिसे कहते हैं पदोन्नति पत्र, या हमारा स्थानांतरण ट्रांसफर लेटर, या जब आप छुट्टी ले रहे होते हैं तो स्वीकृति अस्वीकृति जो पत्र होते हैं उन्हें हम कह रहे होते हैं, सॉरी, स्वीकृति अस्वीकृति पत्र तो हमारे अलग होते हैं। जो हमारे नियुक्ति पत्र, स्थानांतरण पत्र, ट्रांसफर्स लेटर या पदोन्नति पत्र, अवन्नति पत्र होते हैं, वो होते हैं ऑफिशियल लेटर। एक अधिकारी जब दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है तो उसे कहते हैं हम अर्धशासकीय या सेमी ऑफिशियल ऑर्डर। शासनादेश या जीओ या गवर्नमेंट ऑर्डर जो शासन लगभग सभी मंत्रालयों को, अधीनस्थ मंत्रालयों को दे रहा होता है अब लिए गए निर्णयों और आदेशों को, तो होता है ऑफिशियल जीओ, गवर्नमेंट ऑर्डर, और स्मरण पत्र होता है हमारा रिमाइंडर लेटर, जो सरकार किस अधीनस्थ विभाग को भी दे सकती है और अधीनस्थ विभाग या व्यक्ति विशेष सरकार को भी दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 47, 47, और क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि अंक प्रणाली अंतरराष्ट्रीय होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343। भाई बिल्कुल, जो 343 ए है ना, उसी में वर्णित है कि हिंदी की, सॉरी, भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, और अंक प्रणाली जो डिजिट सिस्टम है वो कैसा होगा? वो होगा हमारा अंतरराष्ट्रीय। 210 में तो विधानमंडल में अगर कोई विधायक अपनी बात को मातृभाषा में कहना चाहता है तो उसकी परमिशन लेता है। 110 में संसद में परमिशन लेता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 48, 48, और क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कि हमें ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त नहीं हुए हैं। वैज्ञानिक तो भाई इसमें तो हुआ है, क्योंकि ज्ञान शब्द में, किस में बच्चे? ज्ञान शब्द में लगा है वे उपसर्ग और एक प्रत्यय, क्योंकि वे लगते ही बना विज्ञान और एक प्रत्यय ही लगते हुए बन गया वैज्ञानिक। क्योंकि जब भी एक प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ता है, यदि उस शब्द का प्रारंभ छोटे अ से हुआ है तो वो बड़े आ में परिवर्तित करता है, जैसे धर्म का हो जाता है धार्मिक। और अगर छोटी ई, बड़ी ई या छोटी ए, अर्थात ए ई ए से होता है तो परिवर्तन होता है हमारा आय, यानी कि बड़ी ए में। तो विज्ञान में छोटी ई थी, परिवर्तित वैज्ञानिक हो गया। औद्योगिक, तो भाई औद्योगिक में भी लगा हुआ है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, क्योंकि मूल शब्द है हमारा योग। योग में सबसे पहले लगा उत प्रत्यय, और उत प्रत्यय लगते ही बन गया हमारा क्या? योग शब्द उद्योग बन गया, संधि हो गई, और एक प्रत्यय जुड़ते ही, जैसा कि मैंने अभी बताया, उ से शुरू है उद्योग तो अ में बदलेगा, बड़े ओ में परिवर्तित होगा तो हो गया औद्योगिक। सफलता, फल शब्द में भी स उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, तो हमारा शब्द है अगला अभ्यागत। तो भाई गत शब्द में अभ और आ दो उपसर्ग तो जुड़े हुए हैं लेकिन कोई भी प्रत्यय
नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, 49 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है पत्र। भाई पत्र लिखा जाता है, पुल्लिंग है। पंखा भी चलता है, वो पुल्लिंग है। छाछ, देखो भाई मट्ठा पिया जाता है लेकिन छाछ तो पी जाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा छाछ। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, एक ही वस्तु के लिंग दो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि लिंग का निर्धारण हमेशा संज्ञा से होता है, यानी कि नाम से होता है। छाछ और मट्ठा एक ही वस्तु के नाम है, लेकिन फिर भी छाछ कहेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा और मट्ठा कहेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा। धनिया तो हमारा पुल्लिंग होता ही है। तो चलिए अगले प्रश्न पर, यानी कि आज की सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, उपसर्ग होते हैं शब्दांश? बिल्कुल नहीं। प्रत्यय, अरे भाई उपसर्ग प्रत्यय दोनों शब्द हैं। अब वाक्यांश, तो वाक्यांश भी नहीं होते। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा बाय मिस्टेक मैंने पहले ऑप्शन में शब्दांश बोल दिया था। पहला ऑप्शन शब्द है तो शब्द नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, वाक्यांश भी नहीं है, बल्कि उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।